हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग क्या आज देखने वाले हैं? अब तक हम लोग देख रहे थे 2021 टीजीटी का पेपर। ठीक, किसका पेपर था? टीजीटी का। इसके पहले हम लोगों ने एलटी का देखा। अब 2021 प्रवक्ता यानी पीजीटी का पेपर हम देखेंगे। ठीक है, ये खत्म होगा फिर मैं जीआईसी का लेकर आऊंगी। ठीक है, ये नहीं कि कई कई सन का, ऐसे तो 2016 2000 इस तरीके से करके है, लेकिन एक पीजीटी एक टीजीटी फिर एक जीआईसी। ठीक है, फिर कौन सा लेकर के आऊंगी? फिर इसके बाद मैं एक डीएसएसबी का लेकर के आऊंगी। ठीक है, इस तरीके से हम लोग बारी बारी से करके जितना भी पीवाई क्यू है हम लोग देख लेंगे। ठीक है, आंसर मैं छुपा करके रखूंगी, आप लोग अपना आंसर दीजिएगा, फिर आंसर दिखाऊंगी। विस्तार से हम लोग पढ़ते चलेंगे, जो भी एक्सप्लेन दिया हम लोग एक एक अक्षर पढ़ेंगे। बिल्कुल भी हम लोग को लाइन छू करके नहीं जाना है। हम लोग प्रैक्टिस सेट के साथ साथ हम लोग अपना डीप भी तैयारी कर रहे हैं। जो प्रश्न दिया उसके बारे में पूरा एकदम गहन अध्ययन हम लोग करेंगे। इसमें सब अच्छे से दिया, बुक आप लोग जान रहे, बहुत ही अच्छी बुक है। तो आप लोग धैर्य बना करके बैठे रहिए, कोई भी जल्दीबाजी नहीं है। 10:40 पे आप लोग का क्लास अपलोड होता है। 10:40 पे आकर के बिल्कुल आप लोग अपना क्लास किया करें। ठीक है, फिलहाल आप लोग जान लिया हम लोग क्या करेंगे। मैं एक बार आप लोग का हालचाल पूछ लूं। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। पढ़ाई लिखाई पे आप लोग अपना जी जान झोंक दीजिए। बिल्कुल ये मान लीजिए कि कर या मर, गांधी जी का नारा है ना, करो या मरो। तो इस समय क्या है, हमें या तो नौकरी पा करके कर ही लेना है, या तो नहीं मिलेगा तो फिर आप जानते हो क्या होना है। फिलहाल हम लोग निगेटिव ना सोचे, हम ये लोग ये मान के चलेंगे कि 2025-26 में जब भी ज्वाइनिंग होगी उसमें एक सीट मेरा होगा। ठीक है, इस सोच के साथ हम लोग अपने तैयारी करेंगे। जो नए बच्चे हैं वो क्लास को क्या कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको मिलता रहे। और आप लोग को क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कैसा क्वेश्चन लग रहा है, अपना आंसर करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, प्रसार शिक्षण का आधिकारिक चरण है, आखिरी चरण है। लास्ट स्टेप ऑफ एक्सटेंशन टीचिंग इज। प्रसार शिक्षा आप लोग पढ़ते हो, ट्रिक कोई भी प्रैक्टिस सेट हो जहां पे प्रसार शिक्षा ना आए और अपहोस्ट्री वाला प्रश्न ना आए, या आप लोग देख रहे हो ये प्रश्न कॉमन है, तो आपको ये ट्रिक क्या होता है मैम, AID, गलत मैं ही लिख रही हूँ, क्या होता है AIDCKES, नहीं SC, यही मेरा बार बार गलत होता है। आप लोग देखते होंगे क्या होता है, लेकिन मैं इवेल्युएशन लास्ट में याद कर रखी हूँ, इसलिए गलत नहीं होने देती हूँ। ठीक है, अब आप देख लो क्या होगा, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, कन्वेंशन, नॉलेज, सेटिस्फेक्शन, इवेल्युएशन। ये क्या है, ये एड पॉज का ट्रिक है आप लोगों को याद करने का। तो इसमें आखिरी चरण क्या होगा, आप इसमें देख लो आखिरी चरण क्या होगा। तो आप कहोगे मैम इसमें तो पूरा नहीं दिया है। नहीं दिया है तो मैंने यहां तो लिख दिया। आप देखो, अटेंशन क्या है, नंबर 1 पे है। इंटरेस्ट है ही नहीं, डिजायर थर्ड पे है। सेटिस्फेक्शन क्या है, लास्ट से छठवें पे, 1 2 3 4 5 छठवें पे है। नॉलेज किस पे है, नॉलेज पांचवें पे है। तो आप कहोगे मैम इसमें जो सेटिस्फेक्शन होगा यही लास्ट हो जाएगा। ऐसी क्वेश्चन जब आपको आएगा तभी तो आप कर पाएंगे। तो पहले हमें एडपॉस को पढ़ना पड़ेगा, फिर हम आंसर दे पाएंगे। आप कहोगे कि मैम बी यानी आपका आंसर सही हो जाएगा। आप लोग भी दे रहे हैं आंसर, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग आंसर देते हैं। प्रसार शिक्षण प्रक्रिया के 6 चरण हैं। कौन कौन से चरण हैं? 6 चरण हैं। आप लोग इसको बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए। जो इस प्रकार है, शिक्षार्थी का ध्यान आकर्षित करना, देता है ना, अटेंशन प्लीज। आप लोग कहीं भी सुनते होंगे जब कोई भी माइक पे बोलने जाता है तो सबसे पहले यही कहता है, अटेंशन प्लीज। तो अटेंशन यानी ध्यान आकर्षित करना। ठीक है, नंबर सेकंड क्या है, शिक्षार्थी की बुनियादी जरूरतों या समस्याओं को केंद्रित कर शिक्षार्थी में प्रेरणा, भागीदारी, व रुचि द्वारा सीखने की रुचि पैदा करना। ठीक है, इंटरेस्ट पैदा करना। ठीक, नंबर थर्ड क्या है, शिक्षार्थी को प्रोत्साहन, भागीदारी तथा उद्दीपनों द्वारा संदेश प्रक्रिया के प्रति इच्छा को प्राप्त करना, जिसे डिजायर कहते हैं। ठीक है, नंबर फोर्थ क्या है, शिक्षार्थी में संदेश प्राप्त करने की दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। ठीक है, नंबर 5 क्या है, कार्य की विश्वसनीयता होनी चाहिए। ठीक है, इधर क्या है, नंबर 6, शिक्षा का संतोष शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम चरण है। यह प्रक्रिया की प्रभावशीलता को बढ़ाता है। इसमें इवेल्युएशन को नहीं दे रहा है, केवल 6 स्टेप की मान रहा है। ठीक, अब यहां आ जाओ आप लोग, क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है, मोस कॉन्टैक्ट मेथड ऑफ एक्सटेंशन टीचिंग इज, यानी प्रसार शिक्षण की जनसंपर्क विधि है। ऑप्शन ए, ऑडियो विजुअल एड्स यानी दृश्य श्रव्य साधन। ऑप्शन बी, आप लोग देख रहे हैं पीजीटी 2021 का पेपर है, शुरुआत ही एक्सटेंशन एजुकेशन के प्रश्न से हुआ है। आप लोग कई भी प्रैक्टिस सेट हम लोग कर चुके, उसमें हम लोग ये देख रहे हैं निरंतर एक्सटेंशन एजुकेशन के क्वेश्चंस
टॉपिक से क्वेश्चन बना हुआ है, तो आपको एक्सटेंशन एजुकेशन ब्रांच को बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। नंबर 3 क्या है, इंटरनेट। 4th क्या है, ऑल ऑफ द एबव, यानी उपरोक्त सभी। प्रसार शिक्षण की जनसंपर्क विधि क्या है, आपको ये आंसर देना है। तो आप कहोगे मैम जनसंपर्क विधि सब हो जाता है, क्या है ये सब है, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। इधर आ जाओ आप लोग। प्रसार कार्य के अंतर्गत प्रसार कार्यकर्ता को ग्रामीणों से संपर्क बनाना पड़ता है, जिससे वह नए ज्ञान और नई पद्धति को उन तक पहुंचा सके। कभी कभी कुछ सूचनाएं बड़े श्रेष्ठ जनसमूह तक पहुंचानी होती है, इसके लिए विराट संपर्क, जिसे मास कांटेक्ट स्थापित करना कहते हैं। विराट जनसंपर्क प्रसार संस्थाओं, निदेशालयों, मंत्रालयों आदि के द्वारा बनाए जाते हैं। इसके लिए विभिन्न साधन है, जैसे मुद्रित सामग्रियां, समाचार पत्र, पत्रिका, सूचना पत्र, परिपत्र, विज्ञप्ति, ठीक है। पोस्टर, चार्ट, दृश्य शब्द साधन, टेलीविजन, इंटरनेट आदि। अब यहाँ आ जाओ आप लोग। नंबर 3 हार्नेस। हार्नेस क्या है, ये कहाँ से प्रश्न बना है, लूम से। लूम यानी करघे से। करघा मैंने बहुत अच्छे से करा रखा है, एक एक पार्ट को करा रखा है, जो ना देखे हो जा करके देख सकते हो। कहाँ पे होगा मैम वीडियो, तो 10 मिनट सीरीज करके एक प्लेलिस्ट बना है, वहां पे आपको वीडियो अवेलेबल होगा। ऑप्शन ए है, क्या है, ताने की बेलन वो ताने का बेलन होता है। इज अ सिलेंडर ऑफ वार्प, ताना को वार्प कहते हैं। इज अ सिलेंडर ऑफ फिफ्ट, बाने का बेलन होता है। इज अ सिलेंडर ऑफ क्लोथ, कपड़े का बेलन होता है। इज अ फ्रेम ऑफ, करघे में लगा एक फ्रेम होता है। आप बता दो हार्नेस क्या है। आप कहोगे मैम हार्नेस जो है ये होगा, क्या है, करघे में लगा एक फ्रेम होता है। हार्नेस क्या है, करघे में लगा एक फ्रेम होता है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं पीजीटी 21 का पेपर है, ठीक है। आप लोगों को मैं प्रूफ भी दिखाया करती हूँ कि ये ना लगे कि आप लोगों को कि मैं झूठ बोल रही हूँ, कहीं से भी क्वेश्चन लेकर आई हूँ, ठीक। हॉर्नेस, हॉर्नेस करघे का एक अति महत्वपूर्ण भाग है। यह करघे में लगा एक फ्रेम होता है। बुनाई क्रिया के दौरान यह ताने के धागे को ऊपर नीचे करने की क्रिया को नियंत्रित करता है। साधारण बुनाई में भी कम से कम 2 हार्नेस का उपयोग होता है। हार्नेस एक फ्रेम जैसी रचना है, इसमें असंख्य तार लगे होते हैं, जिन्हें हैंडल कहते हैं। प्रत्येक हैंडल में एक छोटा सा छिद्र होता है। इन्हीं से क्लॉथ बिम की ओर आते जाते हैं, क्लॉथ बिम की ओर आते जाते हैं, ठीक है। इधर बता दो क्वेश्चन नंबर 4, ये किसी का परिभाषा है। आप लोगों को डेफिनेशन में एक दिन लेकर के आऊंगी, केवल डेफिनेशन ही डेफिनेशन रहेगा, लेकिन ये तब लाऊंगी जब एग्जाम नजदीक आएगा, क्योंकि उस समय आप लोग बीच में भूल जाएंगे। क्या क्या मैं लास्ट में लेकर आऊंगी एग्जाम के समय में, डेफिनेशन लेकर के आऊंगी, उसके बाद जो भी ये योजनाएं हैं उनका सन लेकर के आऊंगी। ये सारी चीजें मैं एग्जाम के जब करीब आएगा तब लेकर आऊंगी, ठीक है। मैराथन वगैरह जब कराऊंगी तब करा दूंगी। मूल्य मानवीय व्यवहार को प्रेरणा प्रदान करने वाले कारक हैं, ये कथन किसका है। ऑप्शन ए फ्रांसिक मैग्रॉबी, ऑप्शन बी निकिल एवं डॉर्सी, ऑप्शन सी लेविस मम्फर्ड, ऑप्शन डी बर्गीज एवं ओगेल। ये किसका कथन है कि मूल्य मानवीय व्यवहार को प्रेरणा प्रदान करने वाले कारक होते हैं। आप बता दो क्या कौन कहा है। आप कहोगे मैम निकिल एवं डार्सी कहे हैं। किसने कहा है, निकिल एवं डार्सी कहा है। अगर आपको तुक्का मारना हो तो आप ऐसे चीजों पे तुक्का मार सकते हैं, जैसे इन तीनों का नाम नहीं सुना है, इनका सुना सुना है, तो आप इन्हें तुक्का मार सकते हैं। यही चीजें यहाँ दी है, फिर दोबारा नहीं पढ़ेंगे। नंबर 5 क्या है, बच्चों के लिए किंडरगार्टन स्कूल की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा। ऑप्शन ए जे रूसो के द्वारा, ऑप्शन बी जिन पियाजे के द्वारा, ऑप्शन सी पेस्टोलॉजी के द्वारा, ऑप्शन डी फ्रोवेल के द्वारा। आप कहोगे मैम इसका आंसर हम कैसे करें, तो इसका आंसर आपको करना है कि एलिमिनेट कर देना है। जिन पियाजे नहीं है, पेस्टोलॉजी नहीं है, और ये रूसो नहीं है, एक हो जाएगा, फ्रोवेल द्वारा किया गया था, ठीक है। किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली के जनक फ्रोबेल हैं। मनोवैज्ञानिक फ्रोबेल ने 1840 में जर्मनी में पहला किंडरगार्टन खोला तथा किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन भी किया था। किंडरगार्टन का अर्थ बच्चों का बगीचा होता है, अर्थात फ्रोबेल के अनुसार
बच्चे उद्यान में स्थित नर्सरी के छोटे पौधे के समान होते हैं। जैसे नर्सरी की अच्छी तरह देखभाल से छोटे पौधे एवं स्वस्थ वृक्ष बनते हैं, उसी तरह बच्चों की देखभाल से उनके मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य का विकास होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कर दे। एक हीमोग्लोबिन के अणु में डैश 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 ऑक्सीजन बंधन बना होता है, स्थान होते हैं। आप इसको किस तरीके से लगाओगे? ऐसे कुछ होता है, हीमो सॉरी 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 ऐसे होता है, हीमोग्लोबिन एच बी लिखते हैं। ठीक है, इसको ऐसे करके यहाँ पे चारों किनारे लगा होता है, क्या होता है? O2, ऑक्सीजन ही पूछ रहा है ना, O2। तो आप कहोगे मैम इस चित्र से आपको क्या लग रहा है? इस चित्र से ये लग रहा है कि मैम 4 ऑक्सीजन के बंध जुड़े होते हैं। ठीक है, एक हीमोग्लोबिन से क्या होता है? 4 ऑक्सीजन के बंधक स्थान होते हैं। ठीक है, कितने होंगे? 4 होंगे। ठीक, एक हीमोग्लोबिन के अणु में ऑक्सीजन बंधक स्थान 4 होते हैं। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में पाए जाने वाला एक प्रोटीन होता है। प्रोटीन का एक प्रकार, हीमोग्लोबिन क्या है? प्रोटीन है। ठीक है, जिसमें आयरन यानी लौह का एक अणु मौजूद होता है। हीमोग्लोबिन फेफड़ों से शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन ले जाने और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस फेफड़ों तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, इधर आ जाइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? जब संक्रामक रोग, थोड़ा सा ब्लर है लेकिन इतना भी ब्लर नहीं है कि पढ़ ना पाए, आप लोग नहीं पढ़ पा रहे तो मैं पढ़ रही हूँ। जब संक्रामक रोग एक समय में एक सीमित क्षेत्र में फैला होता है, वो क्या कहलाता है? ऑप्शन ए महामारी यानी एपेडेमिक, ऑप्शन बी पेंडेमिक यानी विश्वमारी, ऑप्शन सी स्थानिक यानी इंडेमिक, ऑप्शन डी स्पोरेडिक यानी विकीर्ण। आप कहोगे मैम जब संक्रामक रोग एक समय में एक सीमित क्षेत्र में फैल रहा है, बहुत बड़े एरिया में नहीं है, एक सीमित क्षेत्र में फैलेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? कोरोना आया था, उसे हम पेंडेमिक कह रहे थे। क्यों? क्योंकि वो एक समय में बहुत बड़े स्तर पे फैला था, लेकिन ये बहुत बड़े स्तर पे ना फैल करके एक छोटे से सीमित स्थान पे फैला है, तो इसको हम क्या कहेंगे? आप कहोगे मैम इसको हम स्थानिक कहते हैं, यानी इंडेमिक कहेंगे। क्या कहेंगे? इंडेमिक कहेंगे। इसका विस्तार से दिया, सारे चीजों को हम लोग पढ़ लेते हैं। एक सेकेंड, क्या दिया है? जब संक्रामक रोग एक स्थान एक समय में एक सीमित क्षेत्र में फैला हो, तो वह स्थानिक क्षेत्र कहलाता है। विश्वमारी जिसे हम पेंडेमिक कहते हैं, कोरोना क्या था? कोरोना एक पेंडेमिक था। ठीक है, वो संक्रामक बीमारी है जो एक देश के बाद दूसरे देश में बड़ी तेजी से फैलता है, जैसे कोरोना था। देखो यहाँ भी एग्जाम्पल दिया कोरोना का। महामारी जिसे हम एपिडेमिक कहते हैं, वो संक्रामक बीमारी जो किसी छोटे से क्षेत्र से शुरू होकर एक बड़े क्षेत्र को प्रभावित करता है, इससे कम समय में अधिक लोग संक्रमित होते हैं। स्थानिक यानी एंडेमिक ऐसा रोग, ऐसा प्रकोप जो एक सीमित या निश्चित क्षेत्र को प्रभावित करता है, जैसे चिकन पॉक्स हो गया। ठीक है, अभी तरह जाओ क्वेश्चन नंबर 8। हरलॉक के अनुसार शैशवावस्था है। अगर आपको कुछ पढ़ना हो कि जैसे किसके अनुसार कितना है, तो आपको हरलॉक को सबसे पहले पढ़ना चाहिए। इन्हीं का क्वेश्चन पूछा भी जाता है। हरलॉक के अनुसार शैशवावस्था है जन्म से 2 वर्ष तक, जन्म से 2 सप्ताह तक, जन्म से 1 वर्ष तक, जन्म से गर्भाधान से 2 सप्ताह तक। आप बता दे क्या होगा? फर्टिलाइजिंग टू 2 वीक। हाँ ठीक है, 2 सप्ताह तक। आप बता दे इसका आंसर क्या होगा? आप कहेंगे मैम इसका आंसर हो जाएगा 8 का आंसर क्या होगा? आप कहोगे मैम बी हो जाएगा। बी यानी जन्म से 2 सप्ताह तक की एज को क्या कहते हैं? हरलॉक ने शैशवावस्था का। इन्होंने पूरा बढ़िया से दे रखा है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले ले, फिर मैं पढ़ाऊं। ठीक, आप ले चुके होंगे। अब यहाँ आ जाओ, आप लोग क्या दिया है? गर्भावस्था क्या होगा? जन्म से पूर्व की अवस्था गर्भावस्था है हरलॉक के अनुसार। जन्म से 14 दिन तक शैशवावस्था होता है, यानी 2 सप्ताह तक। कहा ना, जन्म से 14 दिन यानी 2 सप्ताह तक। अब 14 दिन से 2 वर्ष तक बचपनावस्था इन्होंने कह दिया है, और 2 वर्ष से 6 वर्ष तक पूर्व बाल्यावस्था कहा है।
7 वर्ष से 12 वर्ष तक उत्तर बाल्यावस्था कहा है, और 11 या 12 वर्ष से 13 या 14 वर्ष तक वयः संधि इन्होंने कह दिया है, प्यूबिक एज कह दिया है। एंड 7 क्या है, 13 वर्ष से 17 ईयर क्या हो गया, पूर्व किशोरावस्था हो गया। 18 ईयर से 21 ईयर उत्तर किशोरावस्था हो गया। 21 ईयर से 40 ईयर क्या हो गया, प्रौढ़ावस्था हो गया। 41 ईयर से 60 ईयर मध्यावस्था हो गया, और 60 वर्ष के बाद क्या इन्होंने कह दिया, ईयर के बाद वृद्धावस्था कह दिया। ठीक है, अब इधर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 9। थोड़ा सा और मैं छोटा कर दूं, बहुत बड़ा हो गया है। ठीक, अब आप अपना आंसर करें कि मैम प्रश्न कह रहा है वयस्क अवस्था में लाल रुधिराणुओं का निर्माण होता है। बहुत अच्छा प्रश्न बना है। ऑप्शन ए यकृत यानी लीवर में, ऑप्शन बी स्प्लेन यानी प्लीहा में, ऑप्शन बी बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा में, ऑप्शन डी लिम्फ नोड्स यानी लसिका ग्रंथि में। आप अपना आंसर कर दे। वयः अवस्था पूछ रहा है, यानी वयस्क अवस्था यानी एडल्ट में पूछ रहा है। लाल रुधिराणु यानी आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। मैं हमेशा आप लोगों को ये क्वेश्चन बताती चलती हूँ कि आरबीसी का निर्माण वयस्क में कहाँ होगा और न्यूबॉर्न में कहाँ होगा। न्यूबॉर्न में भी मैं हमेशा बताती रहती हूँ कि न्यूबॉर्न का लीवर में होता है, क्योंकि उनके पास हड्डियां विकसित एंड मोटी नहीं होती हैं। हड्डियों के बीच में ही इस तरीके की हमारी हड्डी है, यही बीच में बोन मैरो है, यही ब्लड का निर्माण होता है, यही ब्लड का फॉर्मेशन होता है। तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि मैं बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा हो जाएगा। ठीक है, इधर आ जाओ आप लोग। रीजन भी मैं बता दी क्यों बच्चों का लीवर में होता है। लाल रक्त कोशिका यानी रेड ब्लड सेल्स आर, इसे क्या कहते हैं, इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, आरबीसी को क्या कहते हैं, इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। का निर्माण वयस्क मानव में अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में और भ्रूणीय अवस्था में प्लीहा या यकृत में होता है। नए लोग होंगे, बोर ना होंगे कि मैम केवल हम लोग को एक्सप्लेन ना कराएं, केवल 1 2 क्वेश्चन कराते चले, तो ऐसा नहीं होता है। हम लोगों के पास अभी समय है, हम लोग जो भी पढ़ते हैं थोड़ा विस्तार से पढ़ते हैं। ये चीजें आप लोगों को क्या सीखने को नहीं मिल रहा है कि भ्रूणावस्था में प्लीहा या यकृत में निर्माण होता है। ठीक है, प्लीहा में भी निर्माण होगा एंड यकृत में भी होगा। ठीक, थाइमस ग्रंथि के निर्माण में लिप्त होती है, क्या होगा। ऑप्शन ए लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स डब्ल्यूबीसी का भाग होता है। बोन यानी अस्थि, लैरिंग्स यानी लैरिंग्स फेरिंग्स कहाँ हो गया। आप कहोगे मैम ये सब ट्रेकिया और फेफड़े उफड़े वाली चीजें हो गई। इंसुलिन जो अग्नाशय यानी पेनक्रियास से निकलती है। तो आप कहोगे मैम थाइमस ग्रंथि के निर्माण में कौन हेल्प करेगा, तो थाइमस ग्रंथि के निर्माण में लिप्त होता है लिम्फोसाइट्स जो डब्ल्यूबीसी का पार्ट होता है। ठीक, इधर आ जाओ आप लोग। विस्तार से दिया है। थाइमस ग्रंथि लसिका प्रणाली का मुख्य अंग है। ऊपरी छाती में स्थित यह ग्रंथि का प्राथमिक कार्य टी लिम्फोसाइट्स, कौन लिम्फोसाइट्स है, टी लिम्फोसाइट्स नामक प्रतिरक्षा की कोशिकाओं के विकास को बढ़ावा देना है। टी लिम्फोसाइट्स या टी सेल सफेद रक्त कोशिकाएं हैं, जो सफेद रक्त कोशिकाएं यानी डब्ल्यूबीसी क्या है, डब्ल्यूबीसी जो बाहरी जीवों यानी बैक्टीरिया और वायरस से रक्षा करती हैं। हमारे शरीर में डब्ल्यूबीसी क्या कार्य करता है, इम्यूनिटी सिस्टम प्रदान करता है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। आरबीसी क्या कार्य करता है, आरबीसी परिवहन का कार्य करता है, ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करता है। मैम क्या लेकर जाता है, ऑक्सीजन लेकर के जाता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को बाहर लेकर आता है। ठीक है, ये आरबीसी का कार्य हो गया। और एक बचा प्लेटलेट्स, तो प्लेटलेट्स का क्या क्या होता है मैम, ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है। ठीक है, हमारे हाथ में पैर में कहीं भी कट लग जाता है तो जो ब्लड क्लॉट बनता है, थक्का होता है, उसी की वजह से होता है। ठीक है, इधर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 11, निकट दूर विकास क्रम में विकास किस अंग से प्रारंभ होता है। मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों को पूरा विस्तार से सेफेलोकॉर्डल क्या होता है एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल क्या होता है सब करा दिया 5 बजे वाले क्लास में, आप जाकर के देख सकते हैं। ऑप्शन ए सुषुम्ना नाड़ी, ऑप्शन सी हेड यानी सिर, ऑप्शन सी चेस्ट यानी वक्ष, ऑप्शन डी लेग यानी पैर। आप कहोगे मैम निकट दूर विकास पूछ रहा है यानी प्रॉक्सिमोडिस्टल पूछ रहा है, तो उसमें विकास कहाँ से होता है, यहां से शुरू होता है सेंटर से, फिर चारों तरफ क्या होता है, फैल जाता है। आज जो सिफेलोकाउडल होता है उसमें विकास सिर से होता है। तो जब आप इतना जान रहे हो तो आप और भी जान रहे होंगे कि स्पाइनल कार्ड यानी सुषुम्ना नाड़ी से होगा। ठीक है, इधर आ जाओ। यहाँ पे सारी चीजें विस्तार से दिया, हम लोग पढ़ लेते हैं।
विकास की दिशा का सिद्धांत। बालक में विकास की दिशा के दो क्रम होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अब ये क्या हम लोग कई बार कई जगह पढ़ ले रहे हैं, तो क्या ये चीजें हम लोग को लर्न नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, इसीलिए धैर्य बना करके पढ़ते चलना है। जो चीजें जितनी रगड़ लग जाएंगी, कहते हैं ना, रसरी आवत जात के सिल पर पड़त निशान। तो आप लोग देखते हो जितनी बार रस्सी आती जाती है उस पत्थर को काट देती है, जो कुएं पे लगा हुआ पत्थर होता है। ठीक है, रसरी, एक रस्सी क्या है भाई, एक प्लास्टिक की तो बनी है, लेकिन वो क्या है, एक पत्थर को काट दे रही है। तो ये क्या है, ये रेगुलरिटी है। ऐसे ही जिस तरीके से हम अपना रेगुलर अभ्यास करेंगे, 10-40 पे जो बच्चे जुड़ करके रेगुलर अभ्यास कर रहे हैं, वो उस रसरी के भांति हैं, उस रस्सी के भांति हैं। ठीक है, वो क्या कर रहा है, ऐसे ही क्वेश्चन को रगड़ रगड़ के हम लोग इतना वो कर दे रहे हैं कि जैसे एग्जाम में देखेंगे हम तुरंत आंसर करके चले आएंगे, और आप लोग की एक सेट सुनिश्चित है। ठीक है, तो नंबर 1 क्या है, सिर से पैर की ओर, जिसे सेफेलोकॉर्डल इस स्क्वायर ऑफ डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक, नंबर 2 क्या है, शरीर के मध्य से बाहर की ओर, जिसे प्रॉक्सिमो डिजिटल सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, अब इधर आ जाओ आप लोग, इसे मस्तकाधोमुखी भी कहते हैं, इसे मस्तकाधोमुखी विकास कहते हैं। आप लोगों को मैं बहुत अच्छे से बताती हूँ कि सिर से पैर और इधर मस्तकाधोमुखी, तो मस्तक यानी हमारा सिर हो गया। कहते ना, माथा पकड़ के, अरे काहे माथा पकड़ के बैठे, अरे माथा ठोक रहा है, ये क्या हो गया, ये सिर ही तो है। ये आपको याद करने के लिए, अब कभी नहीं आपको भूलेगा। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास सिर से पैर की ओर होता है, यानी बालक का पहले सिर से विकास होगा, फिर नीचे की तरफ उसका विकास होते आएगा। और इसमें क्या होता है, पहले मध्य से विकास होगा। ठीक है, पहले ये बच्चा हो गया, इसका पेट हो गया, यहाँ पे पहले ये हाथ पैर हो गया, तो पहले क्या है, पहले बीच का हिस्सा विकास होगा, फिर इधर उधर हाथ पैर और फिर सिर का होगा। ठीक है, तो ये दोनों दो दिशा में जाते हैं। विकास की दिशा का यह क्रम शरीर के मध्य से बाहर की ओर होता है, अर्थात पहले स्पाइनल कार्ड का विकास होगा, उसके बाद हृदय और धड़ का विकास होता है। ठीक है, इधर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 आंसर दिख गया क्या आप लोगों को? नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, आप बता दे कहाँ स्थित है? सिचुएटेड एट, कहाँ है? राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? आप कहोगे मैम नागपुर यानी नीरी में। कहाँ है? नागपुर यानी नीरी में। इसको नीरी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, क्या कहते हैं? NEERI, इसको नीरी पढ़ते हैं। ठीक है, ये N हो गया, E हो गया, E हो गया, R हो गया, I हो गया। ठीक है, तो ये कहाँ पे है? नागपुर, नीरी में है। ठीक है, कहाँ है? नागपुर, देखने एक बार, हाँ ठीक, नागपुर नीरी में है। इधर आ जाओ आप लोग, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, जिसे देखो यहाँ नीरी लिखा हुआ है, का उपक्रम 1 नागपुर नीरी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करें। एक व्यक्ति 1 मिनट में श्वसन करता है, ये क्वेश्चन मैं आप लोग को करा चुकी हूँ। 72 टाइम, 45 टाइम, 18 टाइम एंड 16 टाइम। आप कहोगे मैम 72 बार तो हमारा हार्ट बीट धड़कता है। ठीक है, 45 कुछ नहीं है, 60 कुछ नहीं है, हम सांस 18 बार लेते हैं। अगर 15 से 18 हो तो भी आप सही करके आएंगे। ठीक है, 10th के बुक में 15 से 18 दिया है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। यहाँ पे देख लो, एक स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में 18 बार सांस लेता है, वायु अंदर खींचता और रोकने से बाहर निकालने की क्रिया को श्वसन क्रिया कहते हैं। ऐसे ही एक स्वस्थ व्यक्ति 1 मिनट में कितने बार दिल धड़कता है? तो 72 बार। ठीक है, जैगिन वर्ग मशीन का उपयोग निम्न में से किसके लिए होता है? प्रिंटिंग के लिए, डाइंग के लिए, वीविंग के लिए एंड फिनिशिंग के लिए। छपाई, रंगाई, बुनाई एवं परिसज्जा किसके लिए होगा? तो आप कहोगे मैम जैगन वर्ग मशीन जो है बहुत ही फेमस है, किसके लिए है? तो रंगाई यानी डाइंग के लिए है। ठीक है, इधर आ जाओ आप लोग, एक्सप्लेन तो कुछ नहीं दिया, प्रश्न यहाँ क्या दिया है? त्वचा की रक्त वाहिनियों में संकुचन लाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन यहाँ दिया है, किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए परानुकंपी तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन बी प्राण तंत्रिका, ऑप्शन सी अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन डी दृष्टि तंत्रिका। आप लोगों को यहाँ पे प्रश्न थोड़ा सा महंगा पड़ जाएगा, क्योंकि पीजीटी का क्वेश्चन है, और पीजीटी में फिजियोलॉजी थोड़ा अंदर से घुस करके पूछता है। तो आप कहोगे मैम दृष्टि तंत्रिका हो जाएगा, ऑप्टिक नर्वस हो जाएगा। ठीक है, त्वचा की रक्त वाहिकाओं से संकुचन लाने का कार्य अनुकंपी तंत्रिका तंत्र सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा होता है। भय, क्रोध, उत्तेजना
आदि का शरीर पर प्रभाव मस्तिष्क द्वारा अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के नियंत्रण से पड़ता है। यह नियंत्रण अधिकतर शरीर के मस्तिष्क यानी एड्रिनलिन नामक रासायनिक पदार्थ के उत्पन्न होने से होता है। क्वेश्चन नंबर 16, रक्त को जमने में कौन सहायता करता है? ऑप्शन ए एल्ब्यूमिन, ऑप्शन बी ग्लोब्यूलिन, ऑप्शन सी फाइब्रिनोजेन, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। आप अपना आंसर बता दें कि ब्लड क्लॉट होने में कौन हेल्प करता है। तो आप कहोगे मैम ये जो फाइब्रिनोजन होगा यही हमारे ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है। कौन करेगा? फाइब्रिनोजन करता है। फाइब्रिनोजन रक्त में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है। फाइब्रिनोजन प्रोटीन रक्त का थक्का जब बनाने में सहायक होता है। चोट, गंभीर कार दुर्घटना या बड़ी सर्जरी और प्रसव संबंधी जटिलताएं होने पर रक्त में फाइब्रिनोजन ही रक्त के अधिस्राव को रोकता है ताकि खून बहने से होने वाली मृत्यु को रोका जा सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर कर दें, क्या होगा? 17, शरीर की प्रत्येक कोशिका में केंद्रक होता है, सिर्फ कोशिका की ही अपवाद है। क्या होगा? ऑप्शन ए स्किन, ऑप्शन बी प्रौढ़ लाल रक्त कणिकाएं मेच्योर एरिथ्रोसाइट्स, ऑप्शन सी लीवर, ऑप्शन डी नर्वस सेल्स। आप बता दे क्या होगा? आप कहोगे मैम आंसर हो जाएगा मेच्योर एरिथ्रोसाइट्स यानी प्रौढ़ लाल रक्त कणिकाएं। एक बार फिर से सुन ले, शरीर की प्रत्येक कोशिका में केंद्रक होता है, सिर्फ किसको छोड़ करके? तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, मेरे साथ पढ़ रहे हैं। मैं हमेशा बताती हूँ कि आरबीसी केंद्रक विहीन होता है और डब्ल्यूबीसी जो हो गया, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स जो हैं इनमें क्या होता है? केंद्रक पाया जाता है। और आरबीसी जिनमें होता है, किसकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है? लामा और ऊंट जो होते हैं अपवाद माने जाते हैं, इनके ब्लड में क्या होता है? आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। आपको बहुत अच्छे से चीजें याद होगा, मेरे साथ पढ़ रहे हैं। ठीक है, इधर आजा, विस्तार से कुछ नहीं दिया है। एक स्वस्थ व्यक्ति 24 घंटे में कितना मूत्र निष्कासित करता है? हाउ टू मच यूरिन अ हेल्दी पर्सन एक्सक्रीट्स इन 24 हावर्स। आप बता दो। आप कहोगे मैम 0 लीटर, 2.5 लीटर, 2.0 लीटर, 1.5 लीटर। आप बहुत अच्छे से जानते हो कि मैम 1.5 लीटर यूरिन क्या होता है, हम लोग पर डे सिक्रेट करते हैं यानी बाहर निकालते हैं। और जब आपको कितना ब्लड आपके यूरेथ्रा में इकट्ठा होता है, यानी जो यूरिन बना होता है जो इस तरीके से होता है, कैसे होता है अभी मैं बता रही, ऐसे कुछ होता है ना, ऐसे होता है, जो इसमें भरा होता है, तभी आपको महसूस होता है कि यूरिन करने जाना है। तो कितना भर जाता है तो आपको महसूस होता है। आप कहोगे मैम 250 ml, शायद 250 या 200। आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा प्लीज, शायद 200 या 250, इससे अधिक तो नहीं है, मुझे मैं कंफ्यूजन में हूँ। 200 या 250, अब आप लोग इसमें से क्लियर कर लीजिएगा चेक करके। जब इतना हमारे यहाँ इकट्ठा हो जाता है तब मुझे ये फील होता है कि मुझे यूरिन करने जाना है। ठीक है, ये भी एक सवाल बनता है। अगर हो सकता है यहाँ एक्सप्लेन करने के लिए दिया हो, भगवान दे दिया हो, नहीं दिया, जो आपको नहीं आता है ना वो नहीं दिया रहता, ये मुझे मालूम है। कहीं भी किसी का टेस्ट सीरीज देखो ना, जिसका क्वेश्चन आपको नहीं आएगा ना वो आपको HW मिल जाता है। आप लोग मेरे बातों सहमत हैं? हम तो ऐसा कई बार, आप लोग को भी हो सकता है कभी कभी मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मैं पढ़ा रही हूँ, उसका आपको आंसर ना मालूम हो और मैं कह दूं आपका होमवर्क, आपका HW है। ठीक, चलो खैर कोई बात नहीं है। नेफ्रॉन या वृक्क नलिका में रुधिर से छानकर आए जल एवं शेष उत्सर्जी पदार्थों के मिश्रण को मूत्र यानी यूरिन कहते हैं। मनुष्य का मूत्र पारदर्शी होता है, पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट होता है। हल्के येलो रंग का द्रव होता है यानी लाइट येलो लिक्विड होगा। इसका पीला रंग हीमोग्लोबिन के अपघटन से निर्मित यूरोक्रोम नामक वर्णक के कारण होता है। यूरिन का कलर येलो किसके कलर कारण होगा? तो आप कहोगे मैम एक यूरोक्रोम नामक वर्णक होता है जिससे हमारे यूरिन का कलर येलो होता है। ठीक, मूत्र के गंध का कारण क्या होता है? उसमें उपस्थित कार्बनिक पदार्थ होते हैं। वो कार्बनिक पदार्थ क्या होता है कोई मुझे बताएगा? आप लोग नहीं बताओगे, चलो मैं बता दे रही हूँ। अमोनिया नामक जो कार्बनिक पदार्थ होता है उससे यूरिन से गंध आता है। यूरिन से भी गंध आता है। और जहां कहीं भी आप पब्लिक टॉयलेट में जाते हो वहां पे जो तीक्ष्ण गंध आता है वो अमोनिया ही होता है। ठीक है, एक सामान्य व्यक्ति
24 घंटे में 1.5 लीटर मूत्र बनता है और मूत्र हल्की अम्लीय प्रकृति का होता है। अब मैं ये तो नहीं कहूंगी कि आप टेस्ट करके देखो, लेकिन हल्का खट्टा होता है। जिन्होंने टेस्ट किया होगा उन्होंने लिखा होगा, हम लोगों ने ना टेस्ट किए हैं ना जानते हैं। ठीक, चलो थोड़ा सा हंसी मजाक हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर कर दीजिए। आबे रवा, शबनम एंड वफ्ते हवा आर द टाइप्स ऑफ। आप बहुत अच्छे से जान रहे हो क्या होगा। आबे रमा, शबनम और वफ्ते हवा किसके प्रकार है? टाइप आप चंदेरी है, चंदेरी साड़ी है। ब्रोकेड आप बनारसी है यानी वाराणसी है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर तो नहीं देखने देंगे आप लोगों को। मसलिन आप ढाका है, ढाका का मलमल है। और क्या है? पीताम्बरी आप हैदराबादी है, हैदराबाद की पीताम्बरी है। आप बता दो क्या होगा। आप कहोगे मैम आप इतना भी ना छुपाइए, हम लोग जानते हैं मसलिन आप ढाका है। ठीक है, क्या है? मसलिन आप ढाका है यानी ढाका का मलमल है। ढाका का मलमल यानी मसलिन आप ढाका। ढाका जो पूर्व में भारत का ही एक अंग था, अब बांग्लादेश की राजधानी हो गया है। यहाँ विश्व की सर्वाधिक सूक्ष्म एवं बारीक मलमल के वस्त्र बनाए जाते हैं। ढाका के मलमल के बारे में ऐसा कहा जाता है कि पूरे थान को केवल एक छोटी सी अंगूठी में से निकाला जा सकता है। ढाका के मलमल के गुण उसकी सुंदरता, अलौकिकता एवं उत्कृष्टता के आधार पर कलाकार उन्हें विविध प्रकार के सुंदर सुंदर नामों से अलंकृत करते थे, जैसे आबे रवा यानी बहता पानी, बफ्ते हवा यानी हवा से भी हल्का, शबनम यानी ओस की बूंदे, मलमल खास। ठीक है, इधर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर किससे आ गया? कला के तत्व एवं कला के सिद्धांत से क्वेश्चन बन रहा है। विच वन इज नॉट प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन, यानी कौन सा डिजाइन का सिद्धांत नहीं है? कला के तत्व या कला के सिद्धांत, डिजाइन के तत्व या डिजाइन के सिद्धांत सब एक ही होते हैं। कला के तत्व कितने होते हैं? आप कहोगे मैम 7 होते हैं। कला के सिद्धांत कितने होते हैं? मैम 5 होते हैं। आप उनका नाम बता सकते हो। आप कहोगे मैम प्रोप्रेशन हो गया यानी अनुपात हो गया, एम्फेसिस हो गया यानी बल हो गया, स्पेस हो गया यानी स्थान हो गया, हार्मनी हो गई यानी अनुरूपता हो गया। आप बता दो क्या होगा। आप कहोगे मैम इसमें जो स्पेस है, स्थान है, ये कला के या डिजाइन के तत्व होंगे, नाट सिद्धांत होगा। ठीक है, इधर आ जाओ आप लोग। कला जीवन के उत्कृष्ट एवं आनंद की अभिव्यक्ति करती है। कला के माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर की छुपी हुई भावनाओं एवं विचारों को अभिव्यक्ति करता है। डिजाइन कलाकार के मस्तिष्क की उपज होती है, जिसे वह अपनी कला के माध्यम से पुष्पित एवं विकसित करता है। इस प्रकार कला के डिजाइन के निम्नलिखित सिद्धांत है, जैसे अनुपात यानी प्रोपरेशन, प्रो प्रो प्रोपर्शन या प्रोप्रेशन, जो भी आप लोग पढ़ ले, हम तो यही पढ़ते हैं। संतुलन यानी बैलेंस, ये क्या उठ गया भैया? लय यानी रिदम, चलो इसी से पढ़ा देते हैं। अनुरूपता यानी हार्मनी, दबाव बल यानी इम्फेसिस अर्थात स्थान। डिजाइन का तत्व है जो निम्न प्रकार से है। स्थान, रंग, पोत, प्रकाश, रेखा, आकार आदि, ये सब क्या है? ये सब तत्व है। तत्व कितने होते हैं? आप कहोगे मैम तत्व सिद्धांत, सिद्धांत 5 हो गए, तत्व 7 हो गए। अपना पेन ही उठा लेते, अच्छा नहीं लग रहा है। इधर आ जाओ, 21 का आंसर करते हैं आप। सामान्यतः अंडाणु का निषेचन होता है। नॉर्मली द फेलो फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम टेक प्लेस इन। ऑप्शन ए यूरेटर यानी यूरेटर यू यू यूट्रस, कभी कभी ना कुछ भी निकलता है, यूट्रस यानी गर्भाशय। ऑप्शन बी फैलोपियन ट्यूब यानी अंडवाहिनी। ऑप्शन सी ओवरी यानी अंडाशय। ऑप्शन डी सीलिया यानी रोमिका। ये सीलिया आप जानते हो क्या है? सीलिया जो हमारे नाक में छोटे छोटे बाल होते हैं, उसे सीलिया कहते हैं। ठीक है, आप लोग हो सकता है शायद पहली बार सुने हो। कोई ये इसका आंसर मत मान लेना कि मैम ने लगाया, आंसर इसका ये नहीं है। आप बता दो 21 का आंसर क्या हो जाएगा। आप कहोगे मैम फैलोपियन ट्यूब में सामान्यतः क्या होता है? अंडाणु निषेचित होता है। ठीक है, सामान्यतः अंडाणु का निषेचन अंडवाहिनी, जिन्हें फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, में होता है। अंडवाहिनी यानी फैलोपियन ट्यूब अंडवाहिनी संख्या में 2 होती है। ये अंडाशय के समीप से प्रारंभ होकर गर्भाशय तक चली जाती है। इन्हीं के द्वारा डिंब गर्भाशय में पहुंचता है। यहीं पर उसका शुक्राणु संयोग होता है। इसकी लंबाई लगभग 100 से 125 होती है। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर करते। निम्न में से
कौन मोनोसेकेराइड है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोनोसेकेराइड्स? ऑप्शन ए सुक्रोज, ऑप्शन बी स्टार्च यानी मान, ऑप्शन सी ग्लूकोज, ऑप्शन डी सेलुलोज। आप बता दो मोनोसेकेराइड क्या होगा? आप कहोगे मैम मोनोसेकेराइड में क्या आता है? GFG हम लोग पढ़ते हैं, तो GFG यानी ग्लूकोज होगा क्या? आप बता दीजिए क्या होगा? आप कहोगे मैम हम लोग तो शायद जान रहे हैं कि ग्लूकोज भी होगा। अगर आप जान रहे होंगे तो सही जान रहे होंगे, ठीक है। आप बता दें क्या होगा? आप कहोगे मैम, एक सेकंड, हम थोड़ा इधर उधर हो गए। आप बता दें क्या होगा? आप कहोगे मैम ग्लूकोज ही इसका आंसर होगा, हम लोग जान रहे हैं, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ ठीक, क्या होगा? इसका आंसर ग्लूकोज ही होगा। यहाँ बड़े विस्तार से दिया है, लेकिन फोटो खींचने में थोड़ा ब्लर हो गया है। ब्लर होए तो होए, हम आप लोग को हमेशा एक्सप्लेन करती रहती हूँ, अभी भी बता दे रही हूँ क्या होता है। रासायनिक विशेषताओं के आधार पे कार्बोज, जिसे हम CHO कहते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? मोनो होगा, डाई होगा एंड पॉली होगा। मैं हमेशा बताती हूँ, ठीक है। मोनो में क्या होता है? GFG। पॉली में क्या होता है? SML या SLM, कुछ भी पढ़ लो। पॉली में क्या होगा? सेलुलोज होगा, हेमी सेलुलोज होगा, पैक्टीन होगा, स्टार्च होगा, ठीक है। अब इधर आ जाओ, GFG क्या है? ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, ग्लैक्टोज है। SML क्या है? सुक्रोज है, माल्टोज है, लैक्टोज है, ठीक है। अब यहाँ पे भी देख लो, चीजें यही दिया है। ये मत कहना कि मैम ने पढ़ करके बोल दिया। मोनोसेकेराइड GFG यानी ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, ग्लैक्टोज हो गया। आपको भी ऐसे GFG और SML करके याद होना चाहिए। आपको बहुत ज्यादा वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। इधर क्या है? सुक्रोज है, माल्टोज है, लैक्टोज है। पॉलीसेकेराइड में क्या है? ग्लाइकोजन है, सेलुलोज है, हेमी सेलुलोज, पैक्टीन एंड स्टार्च है। इधर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 23। 23 का आंसर क्या है? ट्रिप्सिन एवं काइमोट्रिप्सिन किस पीएच पर वर्क करते हैं? ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन एक्ट विच पीएच? ऑप्शन ए 2 से 3 pH, ऑप्शन बी 4 से 6 pH, ऑप्शन सी 7.4 से 8 pH, ऑप्शन डी ऑन एनी पीएच यानी मतलब किसी भी पीएच पे। आप बता दो। आप कहोगे मैम 7.35 से 7.45 तो ब्लड का पीएच होता है, इसीलिए ब्लड को कहते हैं 7.4 पीएच होता है। अब आप बता दो, यहाँ पे हम ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन का पूछ रहे हैं, तो आप कहोगे मैम इसका आंसर हो जाएगा सी ही होगा, यानी 7.4 से 8 पीएच होगा। इधर देख लो क्या है, ट्रिप्सिन एवं काइमोट्रिप्सिन 7.4 से 8.0 पीएच पर कार्य करते हैं। यह एंजाइम प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का कार्य करते हैं, जिससे वे रक्त में अवशोषण हो जाते हैं, कर लिए जाते के लिए रक्त में अवशोषण के लिए उपलब्ध हो जाते हैं। ठीक, इधर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 25। देखिए कितना टाइम हो गया है, 38 मिनट हो रहा है। आप लोग 30 क्वेश्चन करते करते अगर 50 मिनट हो जाएगा तो वीडियो आपका ऑफ कर देंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो हम लोग कल देखेंगे। जो बचा हुआ भाग होगा, संश्लिष्ट रंजक की खोज किसने की थी? सिंथेटिक डाई इज इनोवेटेड बाय, किसने किया? ऑप्शन ए विलियम हेनरी पार्किन ने, ऑप्शन बी मोरे ने, ऑप्शन सी JP डिक्सन ने, ऑप्शन डी जॉर्ज एडमर्स ने। आप बता दे 24 का किसने किया था? आप कहोगे मैम 24 का हो जाएगा आपका विलियम हेनरी पार्किन ने। ठीक, इधर आ जाओ, किस सन में किया था? सन 1856 में किया था। किसने किया था? सर विलियम हेनरी पार्किन ने। रासायनिक प्रकृति एवं संगठन के आधार पे संश्लेषित रंगों को 3 भागों में बांटा गया है: एसिडिक डाई, बेसिक डाई एंड न्यूट्रल डाई, अम्लीय डाई, क्षारी डाई एंड उदासीन डाई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, लैरिंग्स को का निम्नलिखित में से क्या कार्य है? लैरिंग्स क्या कार्य करता है? मैंने आप लोग को बताया कि लैरिंग्स फेरिंग्स क्या होते हैं। ऑप्शन ए भोजन को ग्रसनी में जाने देना, ऑप्शन बी भोजन को श्वास नली में जाने देना, ऑप्शन सी भोजन को श्वास नली से जाने से रोकना, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव यानी उपरोक्त में से कोई भी कार्य नहीं है। आप लोग पढ़ते हो ट्रेकिया हो गया, लैरिंग्स हो गया, फेरिंग्स हो गया, ये सब क्या है? गले से लेकर के ये फेफड़े तक के पार्ट को हम लोग ये सारी चीजें कहते हैं। ऐसे जो बना हुआ संरचना होता है, इसी में क्या होता है? लैरिंग्स एंड फेरिंग्स होते हैं। ये चीजें जो होता है ये ट्रैकिया है,
और यहाँ जो यहाँ गले से आता है यही लैरिंग्स और पैरिंग्स होता है। ये किस तरीके से क्या कहते हैं, ये ढक्कन होता है, इसे इसका बहुत अच्छा नाम है। यही जब खाना आता है तो ऐसे खुल जाता है, खाना अंदर आ जाता है और श्वास नली को ढक लेता है। ये दोनों पाइप एक ही ऐसे होती है, एक श्वास नली हो गई, एक फूड पाइप हो गई। तो ये ढक्कन ऐसे ऐसे खुल जाएगा तो खाना इसमें ऐसे 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 खाना नीचे आ जाएगा और फिर श्वास नली को ढक लेता है। इसीलिए कहते खाते समय बोलना नहीं चाहिए। ये ढक्कन कंफ्यूज हो जाता है, इसे क्या कहते हैं, ईपीग्लॉटिस। क्या कहते हैं, देखिए याद आ गया, इसे ईपीग्लॉटिस ढक्कन कहते हैं। हम ऐसे ढक्कन कहते हैं लेकिन इसको इस भाषा में क्या कहेंगे, ईपीग्लॉटिस कहते हैं। ठीक है, तो ये ढक्कन जैसी संरचना होती है। ये फूड पाइप और विंड पाइप यानी श्वसन पाइप दोनों के बीच में होती है। जब खाना खाते हो तो क्या करता है, विंड पाइप को ढक लेता है, खाना क्या होता है फूड पाइप में आ जाता है। और जब आप खाना खा लेते हो तो इसे खोल देता है, ठीक, कुछ सेकंड के लिए। आप देखते हो जब खाना अटक जाता है, जब आप बात करते हो तभी अटकता है, क्योंकि ये कंफ्यूज हो जाता है कि मुझे ढकना है कि खोलना है। और उसी में खाना आपका विंड पाइप में आ जाता है और वो आपको बार बार खांसी आने लगती है। तब तक खांसी आती जब तक आपका खाना बाहर नहीं आ जाता है। ठीक है, अब आपका आंसर हो जाएगा मैम कि भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। यही लैरिंग्स का कार्य होता है। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा कि मैम ने ढक्कन पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था। ठीक है, लैरिंग्स का कार्य भोजन को श्वास नली में जाने से रोकना है, अर्थात स्वर यंत्र या लैरिंग्स मनुष्यों द्वारा अन्य स्तनधारी जीवों के गले में मौजूद एक श्वसन अंग है, जिसके प्रयोग से जीव भिन्न प्रकार की ध्वनियों में बोल पाते हैं। ठीक है, इधर आ जाओ आप लोग। क्वेश्चन नंबर 26, बहुत ही बकवास फोटो आई लेकिन ठीक है। कम प्रोटीन युक्त आहार उन रोगियों को दिया जाता है जो किससे ग्रसित हैं, माल न्यूट्रिशन में कम प्रोटीन दोगे, नहीं मैम। फीवर तेज हो, एक्यूट फीवर हो, तब इसमें तो हम प्रोटीन अधिक देते हैं। पीलिया में यानी ज्वाइंडिस में कम वजन में, लो वेट में, इसमें भी हम प्रोटीन देंगे। तो ज्वाइंडिस यानी पीलिया में हम क्या करेंगे, पीलिया में हम क्या करेंगे, कम प्रोटीन युक्त डाइट देंगे। ठीक है, कम प्रोटीन युक्त आहार उन रोगियों को दिया जाता है जो पीलिया से ग्रस्त होते हैं। अगर पूछ ले कि व्यक्ति जल गया हो, उसे हम कौन सी डाइट देंगे, तो उसे हाई प्रोटीन देते हैं। ठीक है, फीवर के समय में भी उसे हम हाई प्रोटीन देंगे। वेट लूज है, कम है, हम तब भी उसे देंगे हाई प्रोटीन। ठीक है, लेकिन पीलिया वगैरह में क्या है, पीलिया क्या होता है, हमारा लीवर प्रभावित होता है, लीवर हमारा बहुत फंक्शन नहीं करेगा, प्रोटीन को पचाने में ज्यादा वर्क उसे करना पड़ेगा, इसलिए प्रोटीन हम नहीं देंगे। ठीक है, इधर आ जाओ। 27, एक सेकंड का आप मुझे टाइम दे दो, मैं मोबाइल में फ्लाइट मोड लगाना चाह रहे हैं। चलिए हो गया, आप आंसर कर दें। क्वेश्चन नंबर 27 का क्या है, वस्त्रों पर नमूने छापने की सबसे प्राचीन हस्त विधि है, हस्त विधि यानी हाथ की विधि, और सबसे पुरानी विधि कौन सी है। ऑप्शन ए रोलर छपाई, ऑप्शन बी स्क्रीन छपाई, ऑप्शन सी ठप्पा छपाई, ऑप्शन डी स्टेंसिल छपाई। तो आप कहोगे मैम रोलर, स्क्रीन, स्टेंसिल ये सब तो न्यू हो गया, एक आपका बचता है ठप्पा छपाई, यही आंसर हो जाएगा क्या। हमने कहा भाई आप सोच लो क्या होगा, छापने की सबसे पुरानी क्या होगी विधि। तो आप कहोगे मैम सबसे पुरानी विधि हो जाएगी कौन सी, ठप्पा विधि होगी, यानी ब्लॉक छपाई ही हाथ से है ना भाई, तो सारे मशीन से है, तो इसमें से क्या होगा, ठप्पा छपाई होगा। इसमें तो ए दे रहा है। अच्छा यहाँ हम लोग पढ़ लेते हैं क्या, लेकिन ठप्पा ही होगा, ये चाहे जो भी कहते हैं हम नहीं मानेंगे। रोलर प्रिंटिंग या ठप्पा छपाई का ही मशीनी रूप होता है। उभरे हुए नमूनेदार बेलनों द्वारा वस्त्रों पर नमूने छापने की विधि को रोलर छपाई कहते हैं। ठीक, ठप्पा छपाई जिसे ब्लॉक प्रिंटिंग कहते हैं, वस्त्रों पर नमूने छापने की सबसे प्राचीन हस्त विधि है। यह बहुत धीमी विधि है, वस्त्रों पर नमूने छापर सबसे बहुत धीमी विधि है। सामान्यतः कम लंबाई वाले वस्त्रों में ठप्पा की जाती है। ठीक, स्क्रीन छपाई, छपाई की इस विधि में एक विशेष प्रकार का फ्रेम प्रयोग किया जाता है। यह फ्रेम आकार में सीमित होता है, जिससे वस्त्र पर कुछ भाग ही छप पाता है। फ्रेम को वस्त्र के ऊपर रखकर छपाई की जाती है। एक स्थल छप जाने पर उसी फ्रेम को दूसरे स्थल पर रखकर छपाई करते हैं। स्टेंसिल छपाई, छपाई की यह विधि जापान में विकसित हुई। स्क्रीन छपाई स्टेंसिल छपाई का ही सुधरा हुआ रूपांतरित रूप है। नोट, इसका उत्तर आयोग ने रोलर छपाई माना है, परंतु वस्त्रों पर नमूने छापने की सबसे प्राचीन विधि ठप्पा छपाई। हमने कहा ना क्या होगा, ठप्पा छपाई ही होगा, लेकिन आयोग ने ये माना है, आप ये भी देख लीजिएगा। एक बाजार सभी विक्रेता समान वस्तुओं के समान कीमत में बेचते हैं कहलाती है।
ऑप्शन ए थोक बाजार यानी होलसेल मार्केट, ऑप्शन बी पूर्ण प्रतियोगी बाजार परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट, ऑप्शन सी अपूर्ण प्रतियोगी बाजार इम्पैक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट, ऑप्शन डी रिटेल मार्केट यानी फुटकर बाजार। आप बता दो क्या होगा। आप कहोगे मैम जहां एक ही बाजार है और सभी विक्रेता समान वस्तु के सामान बेच रहे हैं, यानी एक मार्केट लगा हुआ है, गल्ला मंडी है, वहां सब गेहूं चावल ही बिक रहा है, तो ऐसे बाजार को हम पूर्ण प्रतियोगी बाजार कहते हैं। ठीक है, क्या होगा कंप्लीट, क्या होगा परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट होगा। ठीक है, इधर आ जाओ, आप यहाँ देख लो, एक बाजार जहां सभी विक्रेता समान वस्तुओं को समान कीमत में बेचते हैं उसे पूर्ण प्रतियोगी बाजार कहते हैं। इसकी निम्नलिखित विशेषता होती है, क्या है, क्रेताओं और एवं विक्रेताओं की बहुत संख्या बहुत अधिक हो, उन्हें बाजार की दशाओं के बारे में पूर्ण जानकारी एवं ज्ञान हो, सभी विक्रेता वस्तु की एक समान इकाई या बेचते हैं, समस्त बाजार में वस्तु का एक ही मूल्य हो, वस्तु में समरूपता हो अर्थात वस्तु विभेद नहीं हो आदि। ठीक, इधर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर कर दीजिए। इसके बाद 28 ही हम लोग देखें ना, एक सेकंड देखने, पेज मेरा इधर तो ना, ठीक है। 29 का आंसर कर दे, क्या होगा, प्रसार शिक्षा को ग्रामीण समाज को उपयोगी ज्ञान देने की विधि कौन मानता है। ऑप्शन ए दहामा मानते हैं, ऑप्शन बी लिगन्स मानते हैं, ऑप्शन सी कृष्णमाचारी मानते हैं, ऑप्शन डी बुरित मानते हैं। आप बता दो क्या होगा। आप कहोगे मैम 29 का आंसर हो जाएगा, ये प्रश्न तो हम लोग कई बार पढ़े हैं, ये क्या हो जाएगा, दहामा इसके आंसर हो जाएंगे। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ। ऑप्शन ए 1986, ऑप्शन बी 1987, ऑप्शन सी 1988, ऑप्शन डी 1989। आंसर आप लोग को दिख गया, लेकिन ऐसे भी आप लोग को क्वेश्चन रटा होगा कि 1986। ठीक, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को भारत में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया था। यह उपभोक्ताओं की समस्याओं तथा इससे संबंधित मामलों के समाधान के लिए उपभोक्ता परिषद तथा अन्य प्राधिकरणों के गठन का प्रावधान करता है। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर कर दे, कौन सा सॉफ्ट आहार नहीं है। ऑप्शन ए सूप है, ऑप्शन बी खीर है, ऑप्शन सी पुडिंग है, ऑप्शन डी खिचड़ी है। आप कहोगे मैम सॉफ्ट डाइट नहीं है, तो क्या नहीं होगा, 31 का आप आंसर कर दें। आप कहोगे मैम सूप जो है सॉफ्ट डाइट नहीं है, सूप लिक्विड हो गया। इधर आ जाओ, सॉफ्ट आहार जिसे नर्म आहार कहते हैं आसानी से पचने योग्य खाद्य पदार्थ होते हैं जो इस प्रकार हैं। ऑप्शन ए खीर, नंबर 1 खीर है, पुडिंग है, खिचड़ी है, अतः सूप तरल आहार है जिसे सॉफ्ट नरम आहार के अंतर्गत नहीं रखेंगे। इधर बता दो आप लोग क्या है, प्रश्न क्या है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इज साइटोप्लाज्म नोन एज। साइटोप्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन के अणुओं को क्या कहते हैं या कहते हैं, आरएनए, डीएनए, ऑप्शन सी अमीनो एसिड, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। आप 32 का आंसर कर दे, क्या होगा। आप कहोगे मैम 32 का आंसर हो जाएगा अमीनो अम्ल हो जाएगा। यहाँ पे प्रोटीन की बात आई है तो प्रोटीन से आप लोग लगा लोगे ये अमीनो अम्ल हो जाएगा। यहाँ पे देख लो क्या है, साइटोप्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन के अणुओं को अमीनो अम्ल कहते हैं। कोशिका के या में कोशिका झिल्ली के अंदर केंद्रक को छोड़कर संपूर्ण पदार्थों को कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म कहते हैं। आरएनए एक प्रकार का न्यूक्लिक एसिड होता है जो सीधे प्रोटीन संश्लेषण में शामिल होता है। डीएनए जीवित कोशिकाओं के गुणसूत्रों में पाए जाने वाले तंतुनुमा अणु, यह हर एक जीवित कोशिका के लिए अनिवार्य है। जीवित कोशिका ने प्लांट हो गया या ह्यूमन हो गया, सब में डीएनए क्या होता है, अनिवार्य होता है। ठीक है, इधर आ जाओ आप लोग, क्वेश्चन नंबर 33 का हम लोग 30 क्वेश्चन ही कर रहे थे, लेकिन अभी समय हो रहा है तो हम लोग सब कर लेंगे। साबुत अनाज किस विटामिन के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है, किस विटामिन के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। ऑप्शन ई बी कॉम्प्लेक्स या विटामिन बी, ऑप्शन बी ए विटामिन ए, ऑप्शन सी विटामिन ई, ऑप्शन डी विटामिन सी। आप बता दो तो आप कहोगे मैम जितने भी प्रकार के सीरियल्स होते हैं
उनमें क्या होता है, उनमें विटामिन बी होता है। ठीक है, क्या होगा, जितने भी अनाज होते हैं उनमें विटामिन बी होता है। ठीक है, साबुत अनाज जिसे जिसे होल ग्रेन कहते हैं, अर्थात दाने के तीनों भागों को खाया जाता है। तीन भाग कौन कौन सा हो गया, क्यूटिकल हो गया, कॉर्टेक्स हो गया एंड मेडुला हो गया। ठीक है, और क्या क्या होता है, गेहूं के कौन कौन से भाग होते हैं, पेरिकार्प होते हैं और एंडोस्पर्म होता है। ये सब क्या होते हैं, उसके पार्ट होते हैं, लेयर होते हैं। ठीक है, अभी पूछा था प्रश्न कि किस भाग की गेहूं से भूसे निकलती है, तो पेरिकार्प वाले भाग से क्या होता है, चोकर निकलता है। ठीक है, जिसमें रेशा युक्त बाहरी सतह को पोषणता और पोषकता से भरपूर बीज भी शामिल है। साबुत अनाज से भूसी, चोकर या ब्रान ऊपरी सतह, देखो क्या है ब्रान यानी ऊपरी सतह, बीज और मुलायम एंडोस्पर्म पाया जाता है। भूसी एवं बीज से विटामिन ई, विटामिन बी और अन्य तत्व जैसे जस्ता, सेलेनियम, तांबा, लव, मैग्नीज तो मैग्नीशियम आदि प्राप्त होते हैं। इस एक्सप्लेन से आप लोगों को बहुत सी चीजें सीखने को मिल रहा होगा। ये जो भी टेस्ट सीरीज है बहुत अच्छी है, आप लोगों को इससे भरपूर फायदा लेना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर कर दे। क्या है, वनस्पत कोशिका तथा जंतु कोशिका में समान रूप से पाया जाता है। विच वन इज कॉमन इन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल्स, कौन सा ऐसा इसमें से है, क्लोरोफिल होगा, क्लोरोफिल हरा के लिए जिम्मेदार होगा, ग्लाइकोजन होगा या स्टार्च होगा या केंद्रक तथा जीवद्रव्य होगा, न्यूक्लियस एंड प्रोटोप्लाज्म होगा, न्यूक्लियस एंड प्रोटोप्लाज्म होगा। 34 का आंसर कर दें। आप कहेंगे मैम न्यूक्लियस एंड प्रोटोप्लाज्म जो होते हैं, केंद्रक एवं जीवद्रव्य जो होते हैं, सबके लिए कंपलसरी होते हैं, या वो सेल प्लांट हो या वो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो। ठीक है, इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं हम लोग। वनस्पत कोशिका तथा जंतु कोशिका में समान रूप से केंद्रक तथा जीवद्रव्य, न्यूक्लियस एंड प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। जंतु कोशिका एंड पादप कोशिका, एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल्स क्या है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति की अनुपस्थिति होती है एंड पादप सेल्स में सेलुलोज से बनी कोशिका भित्ति उपस्थित रहती है, जैसे प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, जंतु कोशिका प्राय आकार में छोटी होती है, पादप कोशिका आकार में बड़ी होती है। इसमें लवक अनुपस्थित होती है, किसमें, मानव में और प्लांट में लवक पाई जाती है। इसका आकार लगभग आयताकार होता है, किसका, प्लांट का, और मनुष्य का इसका आकार लगभग वृत्ताकार होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर कर दे। श्वेत रक्त कणिकाओं का अनियंत्रित उत्पाद कहलाता है। ऑप्शन ए एनीमिया, ब्लड की कमी होना एनीमिया कहलाएगा। ऑप्शन बी ल्यूकेमिया। ऑप्शन सी प्रतिरोधात्मकता यानी डब्ल्यूबीसी से चीज हो गई। हैमरेज यानी ये भी ब्लड से रिलेटेड हो गया। तो आप कहोगे मैम जब डब्ल्यूबीसी की संख्या हमारे शरीर में अनियंत्रित बढ़ने लगती है तो व्यक्ति को ल्यूकेमिया हो जाता है। ल्यूकेमिया क्या है, टाइप ऑफ कैंसर है। ठीक है, क्या है, टाइप ऑफ कैंसर है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। श्वेत रक्त कणिकाओं का अनियंत्रित उत्पादन ल्यूकेमिया कहलाता है। ल्यूकेमिया खून से जुड़ी हुई एक गंभीर बीमारी है जिसे ब्लड कैंसर भी कहा जाता है। इस बीमारी में शरीर में डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल्स की संख्या असामान्य रूप से बढ़ जाती है। ठीक है, अब इधर आ जाओ आप लोग, कैसे क्वेश्चन लग रहे हैं, क्या हो, यहाँ तो गड़बड़ हो गया। देखिए जरा पेज नंबर 9, एक सेकंड, मेरे पास सब है, बस परेशान ना होइए आप लोग, धैर्य बनाए, थोड़ा सा बैठ जाइए। मैं क्वेश्चन लेकर के आ रही हूँ आपके पास। 9 था, यहाँ पे मुझे 10 चाहिए, 11 10। ठीक, इधर आ जाओ। 36 पेज इधर उधर हो जाते हैं फोटो वोटो खींचने में, इसके लिए आपको बुरा ना माना करें। ठीक है, छोटी छोटी चीजें होती रहती हैं। आंतरिक गृह सज्जा को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाला कारक है। ऑप्शन ए मकान की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ हाउस। ऑप्शन बी साइट ऑफ हाउस, मकान का स्थान। ऑप्शन बी सी ए एवं बी बोथ। ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। आप बता दो आंतरिक गृह सज्जा को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्या करेगा, मकान का स्थान की मकान की संरचना। आप बता दें, बड़े ही कॉमन क्वेश्चन है, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। आप जरा सा कॉमन सेंस का अपना प्रयोग करिए और बता दीजिए कि मैम ये जो 36 है इसका क्या होगा। एक सेकेंड, आप अपना बताओ। आप कहोगे मैम इसमें जो है मकान की संरचना ही हो जाएगा, स्थान क्या करेगा, मकान का संरचना की टेढ़ा है मेढ़ा है। ठीक है, स्थान तो चाहे जहां भी हो।
आंतरिक गृह सज्जा को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाला कारक मकान की संरचना है। मकान की बनावट या संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ हाउस, एक उत्तम भवन निर्माण के लिए स्थान, भूमि एवं भूमि का चयन जितना महत्वपूर्ण है, उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है इसकी बनावट अर्थात मकान की संरचना। अब यहाँ पे देख लो क्या है, यहाँ पे हम लोग आ गए। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है, निम्न में से संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था जन्म से 2 वर्ष के मध्य पाई जाती है। आप बता दो क्या होगा, ये किसका है, जिन पियाजे का है। ऑप्शन ए सेंसरी मोटर स्टेज, ऑप्शन बी प्री ऑपरेशनल स्टेज, ऑप्शन सी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ऑप्शन डी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज यानी संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, स्थूल संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। आप लोग बता दे 37 का क्या आंसर होगा। आप कहोगे मैम 37 का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी संवेदी पेशी अवस्था। आप लोगों को इसका मैट्रिक बता दूं याद करने का, मैं एक बार खुद अपने याद कर लूं। सबने पूजा, नहीं, सबने पूजा, याद नहीं आ रहा, मैं कभी बाद में पढ़ के बताऊंगी। सबने से संवेदी, पूर्व से पूजा, ऐसे करके कोई ट्रिक है, मैं लिख करके रखी हूँ, जब मैं पढ़ के आऊंगी तो आपको बताऊंगी, ठीक है। सबने पूजा की, सबने पूजा की मूर्ति, ऐसे करके सबने पूजा मूर्ति को, ऐसे करके कुछ है, मैं याद करके बताऊंगी, ठीक है। जिन पियाजन, स्टेप एकदम क्रम से याद करने के लिए, क्रम लगाने के लिए हमेशा पूछता है ये, और वो मैट्रिक बता दूंगी ना तो आप फटाफट क्रम लगा लोगे, ठीक। जिन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया। ऑप्शन ए संवेदी पेशी अवस्था, जिसे सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं, जन्म से 2 वर्ष तक होता है। ऑप्शन दूसरा नंबर क्या है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 ईयर होता है। थर्ड क्या है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 12 ईयर होता है। फोर क्या है, अमूर्त संक्रियात्मक स्टेज यानी फॉर्मल ऑपरेशनल यानी 12 से 15 ईयर, या देता है 12 ईयर एंड एबव, ठीक है, यानी 12 से ऊपर या 11 से ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ आप लोग, क्वेश्चन नंबर 38 है। 38 क्या कह रहा है, हम लोग 40 क्वेश्चन करके बंद कर देंगे, ठीक है। 2 क्वेश्चन और आप लोगों का है। किस तत्व में पाए जाने के कारण विटामिन का नाम दिया गया, किस तत्व में पाए जाने के कारण विटामिन नाम दिया गया। ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी ऑक्सीजन, यानी इनमें से क्या पाया जाता है कि उसे विटामिन नाम दे दिया गया। आपको क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम नाइट्रोजन के पाने की वजह से क्या हो गया, इसे विटामिन नाम दे दिया गया, ठीक है। विटामिन में नाइट्रोजन तत्व पाए जाने के कारण विटामिन नाम दिया गया। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोग इसे रट लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर कर दें, क्या होगा, छोटी आंत 3 भागों में बटी होती है, पक्वास है, मध्यांतर और, आप लोगों को मैं याद करने का ट्रिक बताई हूँ, क्या, DJI, बस आपको इतने याद करना है। मैम ये DJI 3 शब्द हो गया, ये छोटी का पार्ट, छोटी आंत का पार्ट है। आप कहोगे मैम DJI किसके घर आई, छोटी के घर आई। मैंने ये ट्रिक आप लोग को मैं हमेशा बताती हूँ, किसके घर आई तो छोटी के घर आई। कौन आई मैम, DJI। डी से डी फॉर डेडोनम, जे फॉर जेजुनम एंड आई फॉर इलियम, ठीक है, क्या है, आई फॉर इलियम। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2 भाग तो खुद लिख दिया है, एक पूछ रहा है, तो इसमें से आपको एक क्या मिल रहा है, आप कहोगे मैम आई मिल रहा है यानी इलियम मिल रहा है। आप अगर ऐसे याद करोगे तो बताओ क्वेश्चन कहीं सिंगल गलत होगा। मेरे साथ आप पढ़ रहे हो तो एक भरोसे के साथ पढ़िए कि मैं आपको एक सीट दिला करके छोड़ूंगी, ठीक है। बट मैं जो कह रहे हूँ वो आपको करना पड़ेगा, जैसे क्लास चल रहा है उसे आप रेगुलर आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। और ये तीनों भाग किसके हो गए, रेक्टम हो गया और सेक्रम हो गया और कोलम हो गया, ये किसके भाग हैं। आप कहोगे मैम बड़ी आंत के भाग होते हैं, किसके भाग होते हैं, बड़ी आंत के भाग होते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 39, अच्छा पहले इसका विस्तार से देख लें। कार्य तथा संरचना के आधार पे छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, जिन्हें क्रमशः ग्रहणी, मध्यांत्र तथा शेषांत्र कहा जाता है। छोटी आंत की ग्रहणी में भोजन के पाचन में पित्त रस, जिसे बाइल जूस कहते हैं,
और अग्नाशयी रस जिसे पैनक्रियाटिक जूस कहते हैं सहायक होते हैं पित्त रस यानी बाइल जूस का निर्माण यकृत यानी लीवर में, और अग्नाशयिक रस यानी पैनक्रियाटिक जूस का निर्माण अग्नाशय यानी पैनक्रियाज में होता है। मैं आप लोग को हिंदी और इंग्लिश दोनों शब्द बोलते चलती हूँ ताकि किसी को भी प्रॉब्लम ना हो कि मैम हिंदी बोल रही मुझे इंग्लिश नहीं समझ में आ रहा है, इंग्लिश बोल रही मुझे हिंदी नहीं आ रहा। ठीक है, आप लोग का लास्ट क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन। आप लोग इसके बाद अपना स्कोर बताइएगा 40 में से कितना सही हुआ है। ठीक है, क्या है? डेवलपिंग ऑब्जेक्टिव स्टेप ऑफ उद्देश्यों का विकास करना किसका चरण है? ऑप्शन ए कंट्रोलिंग यानी नियंत्रण, ऑप्शन बी प्लानिंग यानी नियोजन, ऑप्शन सी पॉलिसी मेकिंग यानी नीति निर्माण, ऑप्शन डी इवेल्युएशन यानी मूल्यांकन। 40 का आप लोग आंसर करते क्या होगा? आप कहोगे मैम नियोजन होगा, यानी चरण इसका क्या है? प्लानिंग ही होता है। सबसे पहला स्टेप इसका क्या होता है? प्लानिंग होता है। इधर देख लो, उद्देश्यों का विकास करना नियोजन का चरण है। यह चरण लुई ए एलन के अनुसार दिया गया है। इन्होंने प्रबंधन के 7 चरण बताए हैं। ग्रॉस एवं क्रैंडल के अनुसार 5 चरण बताए गए हैं जो कि गृह प्रबंध में महत्वपूर्ण है। नंबर 1 क्या है? समस्या को परिभाषित करना। नंबर 2 क्या है? विकल्पों को ढूंढना। नंबर 3 क्या है? कल्पना द्वारा प्रत्येक विकल्प को उसके हल के साथ देखना। ऑप्शन 4 है अधिकतम उपयुक्त संभावित हल का चयन करना। 5 है उत्तरदायित्व स्वीकारना। ठीक, ये आपके क्वेश्चन थे। 41 से हम लोग नेक्स्ट पार्ट में लाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में 40 करके अगर हम लोग देखेंगे तो 4 तिहाई 12 120 यानी 3 पार्ट में आपका मैं ये पीजीटी 2021 का पेपर खत्म कर दूंगी। फिर उसके बाद मैं जीआईसी का लाऊंगी, फिर डीएसएसबी का लाऊंगी। ये मेरा प्रयास कैसा लग रहा है आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल बता दीजिए 40 में से आपका कितना स्कोर हुआ है। ठीक है, ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर कर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियो को शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।